नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं इतिहास के उस दौर में जहां एक ट्रेडिंग कंपनी ने सिर्फ मसालों का नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य का सौदा करने की नींव रखी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की और भारत में उसकी पहली सबसे मजबूत पकड़ की। तो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे एक छोटी सी ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने इतने बड़े विशाल उपमहाद्वीप पर राज करने का सफर शुरू किया होगा। यही पहेली हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले कंपनी का भारत आना, फिर स्वाली की वो लड़ाई जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके बाद कंपनी के बड़े बड़े सेंटर्स की स्थापना और आखिर में वो शाही फरमान जो व्यापार का मैग्ना कार्टा बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है कंपनी के पहले कदमों से। ये वो वक्त था जब उन्होंने पहली बार ताकतवर मुगल साम्राज्य का दरवाजा खटखटाया। और जरा रफ्तार देखिए, 1599 में कंपनी बनती है। ठीक एक साल बाद 1600 में उससे व्यापार करने का ऑफिशियल चार्टर मिल जाता है और 1608 तक तो उनका पहला दूत कैप्टन हॉकिंस भारत की जमीन पर पहुंच भी चुका था। मतलब तैयारी पूरी थी। ये हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये पहले अंग्रेज थे जो 1608 में हेक्टर नाम के जहाज पर सवार होकर सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में पहुंचे। मकसद साफ था, व्यापार की इजाजत लेना। हुआ ये कि जहांगीर हॉकिंस से इतने इंप्रेस हुए कि उन्हें इंग्लिश खान का खिताब दे दिया और 400 का मनसब भी दिया। अब ये मनसब क्या था? ये मुगल साम्राज्य में एक बहुत बड़ा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पद होता था। मतलब बहुत इज्जत दी गई। लेकिन इतने शानदार स्वागत के बावजूद नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं, फेलियर। वजह, दरबार में पहले से जमे पुर्तगालियों का दबदबा इतना ज्यादा था कि हॉकिंस को व्यापार करने का कोई अधिकार मिल ही नहीं पाया। पर देखिए, हॉकिंस की नाकामी कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि यहीं से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। ये है वो लड़ाई, स्वाली की लड़ाई, नवंबर 1612 की। यहाँ कैप्टन बेस्ट की लीडरशिप में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को समंदर में बुरी तरह हराया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, इसने पुर्तगालियों के उस वहम को तोड़ दिया कि समंदर पर सिर्फ उनका राज है। और इस जीत का असर सीधा सीधा दिखा। जहांगीर ने अंग्रेजों की नौसैनिक ताकत को पहचाना और ठीक अगले साल 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। देखा, समंदर में मिली जीत ने जमीन पर व्यापार का दरवाजा खोल दिया। अब देखिए, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका था। जब अगले दूत सर थॉमस रो भारत आए तो उनके पास सिर्फ राजा का पैगाम नहीं था, बल्कि स्वाली में मिली जीत की ताकत भी थी। अब रो का एक ही मिशन था, फरमान हासिल करना। फरमान मतलब एक शाही हुक्मनामा जो खुद मुगल सम्राट जारी करते थे। और उस दौर में ये किसी भी कंपनी के लिए एक गोल्डन टिकट जैसा था। तो इस बार क्या हुआ? पूरी तरह कामयाबी मिली। 1616 में रो जहांगीर से मिले और पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का फरमान हासिल कर लिया। जो काम हॉकिंस नहीं कर पाए, वो सर थॉमस रो ने कर दिखाया। तो अब जब शाही फरमान हाथ में आ गया, तो कंपनी ने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने धीरे धीरे भारत के नक्शे पर अपनी ताकत के नए सेंटर्स बनाने शुरू कर दिए। 3 शहर जो कंपनी की ताकत का गढ़ बने, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। और इनको बसाने वाले थे फ्रांसिस डे, गराल्ड ओंगियर और जोप्चार्नॉक। ये नाम बहुत जरूरी हैं। और मजे की बात यह है कि इन तीनों को हासिल करने की कहानी भी अलग अलग है। मद्रास की तो सीधे सीधे स्थापना की गई। बम्बई अंग्रेजों को शाही दहेज में मिला था, जिसे बाद में कंपनी को किराए पर दे दिया गया। और कैलकाटा को 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया। बॉम्बे के फाउंडर गैरल्ड ओंगियर की ये बात कंपनी की बदलती नीयत को साफ साफ दिखाती है। उन्होंने कहा, यह समय की मांग है कि आप अपना व्यापार अपने हाथों में तलवार लेकर करें। मतलब अब व्यापार और ताकत साथ साथ चलने वाले थे। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसने कंपनी को व्यापार में लगभग अनबीटेबल बना दिया। समय आगे बढ़ता है। साल आता है 1715। जॉन सुरमन की लीडरशिप में एक मिशन मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार पहुंचा। उनका मकसद था व्यापार में ऐसी छूट हासिल करना जो पहले किसी को न मिली हो। और मिला क्या? 1717 का वो मशहूर दस्तक। सोचिए, एक ऐसा ट्रेड परमिट जिसमें सिर्फ 3000 रुपए सालाना देने थे और बदले में बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार की खुली छूट मिल गई। मतलब ये तो एक तरह से जैकपॉट लग गया था।
आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये फरमान कितना जरूरी था कि इतिहासकार ओम ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा तक कह दिया। ये नाम ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है, क्योंकि इसी दस्तक ने आगे चलकर कई बड़े टकरावों की नींव रखी। तो इस पड़ाव के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब व्यापार की सारी चाबियां हाथ में आ गईं, तो क्या राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ाई होना तय नहीं था? ये वो सवाल है जो हमें उस भविष्य की ओर ले जाता है जो भारत का इंतजार कर रहा था।